हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब से कुछ देर पहले अमेरिका ने काबुल से हो रहे इवैक्यूएशन को लेकर लेटेस्ट जानकारी शेयर की है। पता चला है कि काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट से अमेरिकी सेना हट गई है। यहां तालिबान ने पूरी तरह से अब टेक ओवर कर लिया है। इस वक्त भी काबुल एयरपोर्ट पर सिचुएशन टेंशन वाली है और आईएसआईएस खुरासान के एक और आतंकी हमले का खतरा बरकरार है। अमेरिका ने पहले अटैक का तो एयर स्ट्राइक के जरिए बदला ले लिया, लेकिन तालिबान, हक्कानी और खुरासान के ट्रायंगल पर अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगर दूसरा अटैक हुआ तो अमेरिका क्या करेगा? ये सारे जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। अमेरिका ने जो कहा, 13 मरीन के मारे जाने के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो वादा किया था वो कर दिखाया। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके का पहला बदला पूरा हो गया। अमेरिका ने आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर दी और उन आतंकियों की कब्र खोद दी जिन्होंने 2 दिन पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर सुसाइड अटैक को अंजाम दिया था। अमेरिका ने उन दहशतगर्दों को 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा दिया जिन्होंने आत्मघाती हमले की प्लानिंग की थी। जो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, वो अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस की हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड को इनपुट मिला था कि पाकिस्तान के बॉर्डर से लगने वाले इस जिले में आईएसआईएस खुरासान का बड़ा कमांडर मौजूद है। वो प्लानर मौजूद है जिसने 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इसी के बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई थी। लेकिन अमेरिका ने इस बार अपने जवानों को नहीं भेजा। अमेरिका के मरीन्स और स्पेशल कमांडोज ने इस अटैक को अंजाम नहीं दिया, बल्कि एरियल रूट से दहशतगर्दों के खिलाफ पहली स्ट्राइक की गई। आधी रात में अमेरिका का रिपर ड्रोन आया, मिडल ईस्ट वाले बेस से उड़ान भरी, नंगरहार प्रोविंस के कलाए नागराक इलाके में पहुंचा और फिर वहीं पर आईएसआईएस खुरासान का यह सेफ हाउस उड़ा दिया गया। यह पिन पॉइंट अटैक था। पूरा ऑपरेशन सटीक प्लानिंग, प्रेसिजन और क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट को देखकर किया गया। इसलिए अमेरिका ने दावा किया कि इस हमले में कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है, इलाके के किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। दावा तो यह भी है कि आईएसआईएस खुरासान के 2 बड़े कमांडर इस हमले में मारे गए, लेकिन इस अटैक के बाद भी अफगानिस्तान को लेकर कई सवाल बाकी हैं। क्या अफगानिस्तान से आतंक का सफाया हो गया? क्या आतंकियों के खिलाफ एक ड्रोन अटैक काफी है? क्या आईएसआईएस खुरासान अब कोई और हमला नहीं करेगा? आतंक के खिलाफ अमेरिका की नई रणनीति क्या है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि काबुल पर हुए एयरपोर्ट अटैक ने सारी इक्वेशन को बदल दिया। अमेरिका कहता आया कि वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अफगानिस्तान आया था। उसका मकसद तालिबान, अल-कायदा का खात्मा करना था। बाद में अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन जब अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो अफगानिस्तान से जाने वाला है, तो तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। और कल तक जो तालिबान, आईएसआईएस खुरासान साथ थे, अब वहां तालिबान को सत्ता मिलते ही खुरासान ने सिर उठाना शुरू कर दिया। अभी तक तालिबान के लिए हमले करने वाला खुरासान सुसाइड अटैक करने लगा। काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ उसके पीछे खुरासान के ही आतंकी थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो आईएसआईएस खुरासान हक्कानी नेटवर्क और तहरीके तालिबान का बाई प्रोडक्ट है। जिस आईएसआईएस खुरासान ग्रुप के अंदर तालिबान, हक्कानी नेटवर्क से आए लड़ाके मौजूद हैं, जिसमें 70% आतंकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। अब ऐसे आतंक के कनेक्शन पर अमेरिका आंखें मूंदने लगा है। अमेरिका को तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और आईएसआईएस खुरासान अलग अलग एंटिटी नजर आने लगे हैं। Yesterday, General McKenzie said that the Defense Department is sharing versions of information with the Taliban, and there's some coordination on security. Does that coordination extend to members of the Haqqani network who are also providing security? It does not. The Taliban and the Haqqani network are separate entities. खुरासान का पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क के साथ कितना बड़ा कनेक्शन है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान का सबसे पहला लीडर हाफिज सईद खान था। हाफिज सईद खान पाकिस्तान का रहने वाला था। यह पहले तहरीके तालिबान का कमांडर था, लेकिन बाद में इसने अपने साथ कई और लड़ाकों को आईएसआईएस खुरासान में शामिल करवा लिया। 2015 में हक्कानी नेटवर्क के भी कई आतंकी खुरासान में शामिल हो गए।
कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकियों की फंडिंग अल-कायदा और तालिबान से बेहतर है। फंडिंग के कुछ सोर्स पाकिस्तान से तो कुछ दूसरे अरब मुल्कों से जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान को सालाना $300 मिलियन यानी 2000 करोड़ से ज्यादा की रकम मिलती है। इतना ही नहीं, खुरासान से जुड़े आतंकियों की सैलरी 30 से 60 हजार रुपए के करीब है और अगर कोई आतंकी मर जाता है तो उसके परिवार वालों को एक मुश्त 10 लाख से ज्यादा की रकम दी जाती है। सोचिए, जिस अफगानिस्तान की करीब 48% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, वहां अगर हर किसी को इतनी रकम मिलती है तो फिर वो खुरासान के लिए हथियार उठाने और चलाने में 2 बार नहीं सोचता। मैं यहाँ 4 महीने से कैद था। वो यहाँ लोगों को लाते थे और उन्हें मार डालते थे, फांसी पर लटका देते थे। यहाँ सिर्फ एक वॉशरूम था। हम लोग एक दूसरे को देख तक नहीं पाते थे। वो कई लोगों को इसी तरह कैद रखते थे। उन्होंने मुझ पर जासूसी का इल्जाम लगाकर यहाँ कैद कर दिया। एक रिपोर्ट कहती है कि 2019 में खुरासान के पास 5000 आतंकी थे, लेकिन पिछले 2 साल में इनकी संख्या 10,000 तक हो चुकी है। इसमें भी कम से कम 3000 दहशतगर्द नंगरहार में, जबकि 1 से 2000 आतंकवादी कुनार प्रोविंस में मौजूद हैं। ये सारी बातें अमेरिकन एजेंसियों को पता हैं। उन्हें यह भी पता है कि खलील हक्कानी जैसे दहशतगर्द खुरासान के साथ हैं। और तो और पीछे जो तालिबान ये कहता है कि वो अब खुरासान से अलग है, तो इसी तालिबान ने कुछ दिन पहले बगराम समेत अफगानिस्तान की दूसरी जेलों से आईएस खुरासान के ही कई आतंकियों को रिहा किया था। इसी तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क के भी कई आतंकियों को आजाद कर दिया। इस सब के बावजूद अमेरिका आतंक के इस ट्रायंगल को देख नहीं रहा या फिर जानबूझकर देखना नहीं चाहता। अमेरिका कहता है कि वो तालिबान पर भरोसा नहीं करता, लेकिन बदले हालात में उसके पास तालिबान पर भरोसा करने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। इस बात के सबूत हैं कि तालिबान और खुरासान एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और हमारे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि तालिबान को आईएसआईएस खुरासान के हमले की पहले से कोई जानकारी थी। ये सही है कि हम तालिबान पर भरोसा नहीं करते, लेकिन यहाँ भरोसे की बात नहीं है। हमें वास्तविकता का सामना करना है और सच्चाई ये है कि तालिबान अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर चुका है, उस पर नियंत्रण कर रहा है। तालिबान तो एयरपोर्ट के बाहर के इलाके को भी कंट्रोल कर रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि तालिबान के साथ सहयोग करते हुए अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकाला जाए, अफगानी लोगों को बाहर निकाल सकें, और इसी सहयोग की वजह से हम 1 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल चुके हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ खामियां तो हुई, जिसकी वजह से आईएसआईएस के आतंकियों ने हमला किया। लेकिन क्या ये हमला जानबूझकर किया गया, इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि बाहरी सुरक्षा घेरे में लापरवाही जरूर हुई थी। अमेरिका को यह सब इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वो अब भी इवैक्यूएशन को लेकर तालिबान के भरोसे ही है। अमेरिकी फोर्सेस को 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट छोड़ना है। तालिबान ने इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया है और इस वक्त भी एयरपोर्ट पर दहशत के हालात हैं। हजारों लोग एयरपोर्ट के तीनों गेट के बाहर मौजूद हैं। लोगों को हटाने के लिए तालिबान की तरफ से बार-बार फायरिंग की जा रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर भी जो लोग हैं, उन्हें प्लेन के पास आने से रोकने के लिए यूएस मरीन्स भी हवाई फायर करते हैं। जहां तक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का सवाल है, तो एयरपोर्ट के बाहर अब हमवी से लेकर तालिबान के लड़ाके मौजूद हैं। उनके पास अमेरिकन असॉल्ट राइफल्स हैं। लेकिन खुरासान ग्रुप पर एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका का यह ऑपरेशन और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि खुरासान के आतंकवादी एक बार फिर हमला करने की फिराक में होंगे। इसलिए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कोई भी नागरिक काबुल एयरपोर्ट की तरफ ना जाए। नेशनल सिक्योरिटी टीम ने राष्ट्रपति को सलाह दी है कि काबुल में एक और आतंकी हमला हो सकता है और हमारी सेना वहां पूरे एहतियात बरत रही है। मैं जानती हूं कि रक्षा मंत्रालय ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग दी है। मैं कहना चाहूंगी कि ये खतरा अभी टला नहीं है। खतरे का अलर्ट जारी है। हमारे जवान अब भी खतरे में हैं। इस वक्त ये माहौल है, और चूंकि ये मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा है जब सैनिकों को वापस लौटना होता है। इसका मतलब ये है कि जब मिलिट्री
मिलिट्री, कमांडर्स और ग्राउंड फोर्सेज सब जवानों को अपने इक्विपमेंट्स के साथ लौटना होता है तो किसी भी मिशन में खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर तो ISIS खुरासान की वजह से खतरा ज्यादा है। अमेरिका सेना ने राष्ट्रपति से कहा है कि वो इस मिशन को लगातार जारी रखे हुए है ताकि 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से बाहर लाया जा सके। जहां तक इवैक्यूएशन की बात है तो अमेरिका का कहना है कि उसने 14 अगस्त से लेकर अभी तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। पिछले 24 घंटे में 35 अमेरिकी विमानों ने काबुल से हजारों लोगों को एयरलिफ्ट किया। इनमें 29 C-17 ग्लोब मास्टर शामिल थे। कुल मिलाकर कल 8,000 लोगों को बाहर निकाला गया। इसके अलावा 54 और फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, जिनमें 4,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि कल उसने अपने 300 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस तरह अभी तक 5100 अमेरिकी नागरिकों का रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन अब भी कई लोग एयरपोर्ट के बाहर फंसे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में अलग अलग देशों की 89 फ्लाइट्स के जरिए कुल मिलाकर 12,000 से ज्यादा लोगों को काबुल एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया है। वहां पर अब भी 5,000 अमेरिकी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। ये एक महान मिशन है। हमने देखा कि ये कितना खतरनाक मिशन हो सकता है, लेकिन ISIS हमें अपना मकसद पूरा करने से नहीं रोक सकता। कुल मिलाकर अभी तक हम लोग 1,11,000 लोगों को काबुल से बाहर निकाल चुके हैं। जहां तक दूसरे देशों की इवैक्यूएशन प्रोसेस की बात है तो अमेरिका के साथ साथ 20 और देशों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। ब्रिटेन ने आज काबुल से अपना रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने 13 अगस्त से लेकर अभी तक 14,500 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला है। इनमें ब्रिटेन के साथ अफगान नागरिक भी शामिल हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब भी कम से कम 150 ब्रिटिश नागरिक काबुल में हैं। इनके साथ 1,000 वो लोग हैं जिन्हें ब्रिटेन ने अपने साथ बाहर ले जाने का वादा किया था। लेकिन अब उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि ऐसे माहौल में रेस्क्यू नहीं चला सकते। As many as we have, but I'm afraid हमने कई लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सबको बाहर नहीं निकाल सकते। और मैं ये कहूंगा कि मुझे कम से कम 100 अफगान नागरिकों ने मैसेज किया। उन लोगों ने मैसेज किया जिन्हें मैं निजी तौर पर जानता हूँ, लेकिन कई दोस्त ऐसे रह गए जिन्हें हम बचाकर वापस नहीं ला सके। हर गुजरते दिन के साथ ये सोचकर मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। हालांकि ब्रिटेन अफगान नागरिकों की मदद करता रहेगा और सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है, और अगर वो इवैक्यूएशन के बाद खुद किसी तरीके से बाहर निकल सकें तो ब्रिटेन में उनका स्वागत है। we should be pretty clear of that, and I think our government has made that very clear. ऑस्ट्रेलिया में 1,035 लोग काबुल से आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा काम अफगानिस्तान में पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लगातार उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें अफगानिस्तान से दुबई और फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया जा रहा है। अब हम इन सभी लोगों के ऑस्ट्रेलिया में रीसेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अभी भी अफगानिस्तान में कई लोग मौजूद हैं जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इन सभी लोगों को सारे नियमों का पालन करना होगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपने देश की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका ने फिर दोहराया है कि वो अपने हर नागरिक को किसी भी कीमत पर वापस लेकर आएगा। हालांकि ये काम 31 अगस्त तक कैसे पूरा होगा, क्या अमेरिका को डेडलाइन बढ़ानी पड़ेगी, इसे लेकर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब